निवेश के लिए किस तरह की प्रॉपर्टी बेहतर विकल्प है? क्या है प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन विकल्प? अगर रियल एस्टेट में पैसा पार्क करना हो तो कहां करें? रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में? अपने फाइनेंस का रिस्क मिटिगेशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके? अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा जब प्रॉपर्टी में रखने की सलाह सभी एक्सपर्ट देते हैं तो क्या है उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी? ये हैं वो सवाल जो मेरे मेल बॉक्स में पिछले कुछ दिनों में आए हैं, और इन सब सवालों में एक बात जो कॉमन है और मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि सवाल पूछने वालों के पास एक क्लैरिटी है उनकी सोच में। क्लैरिटी ये कि इन्हें प्रॉपर्टी में निवेश करना है और ये अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा रियल एस्टेट में पार्क करना चाहते हैं अपने रिस्क को स्प्रेड आउट करने के लिए। और ये उन आम इंडियंस से बहुत अलग हैं, अपने माइंडसेट में बेटर फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, जो घर खरीदने को भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं और अक्सर ही अपनी हैसियत से बढ़कर और कर्ज में डूबकर खरीदते हैं घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियल्टी और मैं हूं रवि सिन्हा। यूं तो मैं किसी भी नजरिए से रियल एस्टेट को बेस्ट असेट क्लास नहीं मानता हूं और घर खरीदने को तो असेट बनाना भी मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये कुछ सवालों को सेलेक्टिवली पिक करके आज मैं अपने ऑडियंस से बात इसलिए कर रहा हूं कि इन सवालों को पढ़कर ऐसा लगा कि ऐसे सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जिन्हें वाकई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे इन्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देनी ही चाहिए। वजह कई हैं। पहली वजह ये कि ऐसे स्पेसिफिक सवाल पूछने वाले आमतौर पे उन इंडियंस से अलग हैं जो कि इमोशनली कैरिड होकर हर रियल एस्टेट को असेट मान लेते हैं, कर्ज लेकर घर खरीदने को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे सवाल पूछने वाले बहुत क्लियर हैं कि वो रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि कोई इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से या दुनिया को दिखाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक नेटवर्थ बना लिया है और दूसरे असेट क्लास में इनका एक्सपोजर हो चुका है, निवेश कर चुके हैं ये बाकी दूसरे असेट क्लास में। ये तीन वजह इन लोगों को आम इंडियन से अलग भी कर देती है, उन आम इंडियन से जिन्हें रियल एस्टेट का पूरा इकोसिस्टम एक ग्राहक से ज्यादा एक हलाल होने वाले मुर्गे की तरह देखता है। एक ऐसा बेवकूफ ग्राहक के तौर पे देखा जाता है जिसके कि कर्ज में डूबकर घर खरीदने के फायदे हैं सभी को सिवाय खुद के। दरअसल ऐसे स्पेसिफिक सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जिन्हें वाकई प्रॉपर्टी खरीदनी ही चाहिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि आपको अपने नेटवर्थ का 35-40% हिस्सा रियल एस्टेट में रखना ही चाहिए, रिस्क मिटिगेशन के लिए और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ऐसा इसलिए भी कि असेट क्लास साइक्लिक होता है और अर्थव्यवस्था के किसी भी दौर में जब एक असेट क्लास की कीमत नीचे की तरफ होती है तो दूसरे असेट क्लास की कीमत ऊपर चली जाती है। ऐसे में अचानक पैसे की जरूरत पड़े और अपने किसी एक असेट को लिक्विडेट करना पड़े, बेचना पड़े, तो कम से कम एक असेट का प्राइस पॉइंट तो ऊपर की तरफ रहे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से मैं उन लोगों को मना करता हूं जिनके पास कोई नेटवर्थ है ही नहीं और कुछ अपने इमोशन की वजह से तो कुछ सोशल पीयर प्रेशर की वजह से ये लोग अपनी हैसियत से बढ़कर और कर्ज में डूबकर घर खरीद लेते हैं। मेरी बात को पूरे पर्सपेक्टिव में ना समझने की वजह से ही रियल एस्टेट का पूरा इकोसिस्टम मुझसे परेशान हो जाता है। इस बिजनेस के वेस्टेड इंटरेस्ट्स मुझे एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और मेरे ऊपर एक टैग भी चिपका दिया जाता है, ये जर्नलिस्ट तो एंटी बिल्डर है। वैसे प्रो कंज्यूमर होना एंटी बिल्डर होना ही होता है क्या? मुझे नहीं पता, और मैं ये भी नहीं जानता कि बिल्डर भी एंटी कंज्यूमर ही होते हैं क्या इस लिहाज से।
सबसे पहले आप यह समझें कि घर खरीदना और प्रॉपर्टी में निवेश करना दो अलग अलग बातें हैं। आप एक असेट और एक लायबिलिटी को बराबर नहीं मान सकते हैं। असेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो है जिसके ऊपर आपका खर्च होता हो। अब आप जिस घर में रहते हैं वो इस लिहाज से लायबिलिटी है क्योंकि आप उसके मेंटेनेंस और रख रखाव पर पैसे खर्च करते हैं और वहां से आपकी कोई कमाई नहीं होती है। हां, किराए के लिए खरीदा हुआ घर असेट कहलाता है कई दूसरे देशों में, लेकिन इंडिया में उसका रेंटल रिटर्न इतना कम है, बस कोई 2%। और उस घर को खरीदने के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं कोई 8% पे। ये 6% का गैप जो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को असेट क्लास से बाहर कर देता है। ऐसा इसलिए भी कि आपका रेंटल रिटर्न के अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन भी कोई 6% सालाना से ज्यादा अमूमन नहीं होता है। अगर आप बैंक लोन नहीं भी ले रहे, अपने पास रखे पैसों से भी वो घर खरीद रहे हैं, तो भी उस पैसे का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आप उसी पैसे को कहीं और निवेश करके 12-14% तक रिटर्न कमा सकते हैं। इसी से वापस आते हैं उन सवालों पर जो हमारे ऑडियंस में से लोगों ने पूछे हैं। रियल एस्टेट में पैसा डालें तो कहां डालें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में? और मेरा साफ सा जवाब है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हर मायनों में एक असेट है और कहीं बेहतर विकल्प है हर मायनों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले। आप पूछेंगे कैसे? आपको तो हमेशा से ही बताया गया था कि घर खरीदो और सेफ रहो, लेकिन नहीं। मैं बताता हूं क्यों कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बेहतर निवेश का माध्यम है। सबसे पहले बात करते हैं टिकट साइज पे, मतलब कि कितना पैसा एक मुश्त आपको इन्वेस्ट करना होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आमतौर पर आपको बताया जाएगा या सच कहें कि डराया जाएगा कि एक फ्लैट के मुकाबले कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इस आर्गुमेंट की वजह शायद यह भी है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सस्ता लोन मिल जाता है और साथ में मिलता है टैक्स बेनिफिट, जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि हम यहां बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश की, और ना कि हैसियत से बढ़कर घर खरीदने की, सामाजिक दबाव या दिखावे के लिए। अब एक छोटा 2 BHK फ्लैट भी आज किसी भी टॉप टियर शहर में 75-80 लाख से कम में तो है ही नहीं। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, चाहे वो कोई शॉप, दुकान हो या ऑफिस स्पेस, सुनने में तो महंगा लगता है पर स्क्वायर फीट कीमत के लिहाज से। मसलन अगर एक मार्केट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो वहीं ऑफिस स्पेस कोई 15,000 रुपए स्क्वायर फीट और रिटेल शॉप कोई 22,000-25,000 रुपए। लेकिन आप इन्वेस्टर के तौर पे अगर पर स्क्वायर फीट महंगा खरीद रहे हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो पर स्क्वायर फीट ज्यादा किराया भी मिलता है वहां। सबसे जरूरी बात यह कि जहां आप एक फ्लैट का छोटा साइज अलग से नहीं खरीद सकते हैं, वहीं ऑफिस और दुकान हर साइज में मिल जाता है। कोई 150-200 स्क्वायर फीट से शुरू होकर बड़े बड़े 2,000-4,000 स्क्वायर फीट साइज तक, या पूरा फ्लोर प्लेट भी। तो एक इन्वेस्टर के तौर पे पूरा पैसा एक यूनिट एक घर में लगाने से बेहतर है कि आप 2 छोटे छोटे यूनिट किसी मॉल या हाई स्ट्रीट में ले लें। उदाहरण के तौर पे 80 लाख का अपार्टमेंट से बेहतर है 40-40 लाख के 2 छोटे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कभी अचानक जरूरत पड़ने पर आप फ्लैट आधा भले ही ना बेच पाएं, कोई एक कमरा या वॉशरूम अलग से नहीं बिक सकता है, लेकिन 2 छोटे कॉमर्शियल यूनिट में से एक आप बड़े आराम से बेच सकते हैं। अब दूसरा पहलू है ROI, यानी कि निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल रिटर्न है कोई 2 से 2.5%, और वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 6%, 10%, 12% तक रिटर्न दे सकता है। वैसे मिनिमम 6% का रिटर्न तो है ही। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको मिलता है 2 महीने का, तो वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 1 साल का। जहां तक कीमत के साल दर साल बढ़ने की बात है, कैपिटल एप्रिसिएशन की बात है,
तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में CAGR रिटर्न कोई 6 से 7% का होता है और वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में यह रहता है 10 से 15% के रेंज में। दूसरे रिस्क और सिरदर्द भी कम होते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, जैसे कि लीज का पीरियड जहां एक अपार्टमेंट का 11 महीने का होता है, वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 3 साल से लेकर कोई 9 साल 15 साल तक का लीज हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई भी अपना ऑफिस या दुकान बदलना नहीं चाहेगा और आप भी निश्चिंत हो जाते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जहां 1 महीने की नोटिस पर किराएदार मकान खाली करके जा सकता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में यह नोटिस पीरियड मिनिमम 3 महीने का होता है और अक्सर ही लॉन्ग टर्म लीज में पेनाल्टी का क्लॉज भी। और फिर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको मेंटेनेंस का झंझट ज्यादा है और किराएदार एक टपकती हुई नल के लिए भी आपको कॉल करेगा। वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अमूमन आप इन सब झंझटों से आजाद रहते हैं। जहां तक वैकेंसी रेट का सवाल है, तो एक ऑफिस स्पेस या शॉप का वैकेंसी रेट कम ही होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से तो कम होता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो बस बेचना है आपको हाईली इन्फ्लेटेड फ्लैट्स। वो कहेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन हुई तो दुकान और ऑफिस पे उसका असर ज्यादा पड़ेगा। दिखा देंगे आपको खाली पड़े ऐसे ही मॉल्स और हाई स्ट्रीट। लेकिन जरा सोचिए कि आपने खरीदना क्या है। अगर आप कचरा खरीदेंगे तो ऑफिस स्पेस हो या मॉल्स की दुकानें हो या हो फ्लैट्स, किराएदार मुश्किल से ही मिलेंगे। वैसे अर्थव्यवस्था का दुनिया भर में एक ही मॉडल है। अगर नौकरियां होंगी तो डिमांड होगी ऑफिस स्पेस की। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे मॉल्स में और सबसे आखिर में खरीदेंगे वो घर। अगर किसी शहर में नौकरी ही ना हो तो वहां आकर कोई किराए का घर लेगा ही क्यों? आखिर अपार्टमेंट्स में भी किराए के घर की डिमांड वही होगी जहां है नौकरी, और अगर है नौकरी तो फिर होगी डिमांड ऑफिस स्पेस की और रिटेल शॉप्स की भी। तो हर लिहाज से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेहतर है निवेश के लिए, अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए। और आजकल तो ऑप्शंस भी कई ऐसे आ गए हैं जहां की डिमांड और भी ज्यादा है। मसलन की स्टूडियो अपार्टमेंट्स मॉल के अंदर ही, जहां की ऑफिसेज, रिटेल शॉप्स, मल्टीप्लेक्स और 4-5 स्टार होटल्स भी होते हैं। हाई क्लास कॉर्पोरेट्स की ये पहली पसंद बनते जा रहे हैं, जहां की सब कुछ हो एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर। जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक आइडियल एवेन्यू है। स्टूडियो अपार्टमेंट पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आप इस चैनल पर उसे देख भी सकते हैं। और हां, मेरी ये सारी जानकारी और एडवाइस एक डिस्क्लेमर के साथ है, और वो ये, अगर आपका एक नेटवर्थ है और आप अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। कर्ज लेकर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को किसी एडवाइस की नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है, और शायद थोड़ी सहानुभूति की भी, अगर वो खरीद चुके हैं। मैंने आपके सवालों को डिटेल में यहां डिस्कस किया है और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।